मैं दीनानाथ ठाकुर, वर्कर्स कॉलेज जमशेदपुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज यूजी सेमेस्टर 2 के CC3 के अंतर्गत मॉड्यूल 2 से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आया हूं। टॉपिक है महामारी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी बीमारी को महामारी घोषित कर देने से उस बीमारी के लक्षणों या प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो जाता है। दरअसल जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं रहती है और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमानों पर फैलने लगती है तो उसे महामारी का दर्जा दिया जाता है, अर्थात महामारी घोषित किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तय करती है कि महामारी किस प्रकार की है। किसी बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए कोई तय पैमाना नहीं है। किसी बीमारी से होने वाली मौत या इन्फेक्शन या कह सकते हैं कि उससे प्रभावित देशों की संख्या के आधार पर उसको महामारी नहीं घोषित किया जाता है, बल्कि उनके वायरस के प्रभाव को देखते हुए WHO द्वारा उसे महामारी घोषित किया जाता है। जैसे कि साल 2003 में सार्स कोरोना वायरस सामने आया था, जिससे विश्व के 26 देश प्रभावित हुए थे। इसके बावजूद सार्स कोरोना वायरस को महामारी घोषित नहीं किया गया था। और दूसरा उदाहरण है सन 2009 ईस्वी को स्वाइन फ्लू महामारी घोषित करने के बाद हुआ था। अब ध्यान देते हैं कि महामारी घोषित करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। किसी प्रभावित देश से आने वाले यात्री की वजह से अगर कुछ देशों में छिटपुट मामले सामने आते हैं तो उसको महामारी घोषित नहीं किया जाता है। जब कई देशों में स्थानीय स्तर पर आपस में लोगों के बीच बीमारी लगातार फैलने लगती है तब उस अवस्था में महामारी घोषित किया जाता है। जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि इसे महामारी घोषित करने में समय क्यों लगा। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर इस बीमारी को फैलने में ज़्यादा मामले नहीं आए थे। अगर हम बात करें महामारी और स्थानीय महामारी के अंतर को, तो देखते हैं कि वह बीमारी जो दुनिया भर में फैल जाती है उसे हम महामारी कहते हैं, जबकि महामारी किसी एक देश, राज्य, क्षेत्र, सीमा तक सीमित नहीं होती है। जैसे सन 1918 से 20 तक फैले स्पेनिश फ्लू को महामारी घोषित किया गया था, क्योंकि इससे कई देशों में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे और करोड़ों की मौतें हुई थी। वही 2014 से 15 में फैले इबोला को महामारी घोषित किया गया, क्योंकि यह बीमारी लाइबेरिया और उसके पश्चिम अफ्रीकी के कुछ पड़ोसी देशों से फैली थी। महामारी घोषित होने के बाद क्या करना होता है? जब किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि बीमारी लोगों के आपस में एक दूसरे से संक्रमित हो रही है। यह सरकार के लिए एक तरह का अलर्ट का काम करता है और सरकार और हेल्थ सिस्टम को बीमारी से निपटने के लिए विशेष तैयारी करनी पड़ती है। आधुनिक समय में महामारी के खतरे की अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले आज के समय में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह खूब आना जाना होता है। इसमें वायरस का फैलना भी अधिक खतरा रहता है। संचार के तेज साधन की वजह से बीमारी की सूचना तेजी से फैल जाती है, उससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और डर की हालत में लोग एक जगह से बचने के लिए दूसरे जगह जा सकते हैं, जिनके साथ वायरस दूसरी जगह भी पहुंच जाता है। कुल मिलाकर मौजूदा समय में बीमारी को व्यापक पैमाने पर दुनिया भर में फैलने का खतरा ज़्यादा है।
जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखते हैं 1915 से 1926 के बीच इंसेफेलाइटिस लेटागिरका नामक बीमारी, यह एक महामारी थी और दुनिया भर में यह फैली। इसमें तीव्र संक्रामक हुआ था जहां वायरस ने मानवीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला किया था। इस बीमारी की मुख्य विशेषता थी उदासीनता, उनिंदापन और सुस्ती। यह नाक और मौखिक श्वास से फैलता था। दूसरा है हमारा स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920। जब उस समय दुनिया में एक तरफ इंसेफेलाइटिस लेथार्जिका से लड़ रही थी तो दूसरी ओर स्पेनिश फ्लू का प्रभाव दिख रहा था। स्पेनिश फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक तनाव के कारण हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के कारण फैल गया था। भारत में जो भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध के हिस्सा थे वे भी इस बीमारी के संक्रमक में पहुंच गए थे। अब तीसरा आते हेजा 1961 से 1975। 1817 के बाद विवेरिया कोलेरा बैक्टीरिया के एक प्रकार वैश्विक रूप से 7 हेजा की महामारी का कारण बना। 5 वर्षों की समयावधि के भीतर यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुंचा। कोलकाता में खराब जल संचय प्रथाओं से शहर को भारत में हेजा महामारी का केंद्र बना दिया। 1968 से 1969 में फ्लू महामारी। 68 में फ्लू हांगकांग से फैला। इन्फ्लुएंजा ए वायरस H3N2 के तनाव के कारण हुआ। 2 महीने के भीतर भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे भारतीय अमेरिकी सैनिक इस वायरस से संक्रमित हो गए। तो चेचक का बात करते हैं। चेचक या तो 2 वायरस वेरिएंट के कारण होता है या वरेला प्रमुख या वरेला मामूली। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 60% मामले भारत की रिपोर्ट में किए गए थे। दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक वायरल था और इसकी खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NSEP शुरू किया, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा। इस खतरनाक स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने कुछ चिकित्सा सहायता भेजी और मार्च 1977 से भारत चेचक से मुक्त हुआ। फिर 1994 में सूरत में प्लेग, 2002 से 2004 में सॉर्स, और यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम था। सॉर्स का कारण कोविड-19 के समान ही था, जिसका नाम सॉर्स CO भी था। यह वायरस लगातार परिवर्तन के लिए जाना जाता था। 2006 में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप था और 2009 में हमारा गुजरात हेपेटाइटिस का प्रकोप था। फिर आते हैं 2014 में और 15 में ओडिशा पीलिया का प्रकोप था। 2014-15 स्वाइन फ्लू का भी प्रकोप था। 2014 के अंत के महीनों में H1V1 वायरस की रिपोर्ट उठने लगी और स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है और 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में थे। 2015 तक सार्वजनिक जागरूकता अभियान के बाद भी भारत में 33,000 मामले सामने आए। 17 में एन्सेफ्लाइटिस का प्रकोप दिया। मच्छरों के काटने के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से बच्चों की मौत की संख्या में वृद्धि देखी गई। जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से इन बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों वायरल संक्रमणों से मस्तिष्क में सूजन थी और जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकलांगता और कुछ मामलों में मृत्यु भी हुई। 2018 में निप्पा वायरस का प्रकोप केरल के फलों के चमगादड़ के संक्रमण से हुआ था। वायरस के व्यापक प्रसार से कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार ने वायरस का प्रसार कम करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय भी लागू किया। निवारक के उपाय के कारण जून के महीने तक केरल के भीतर प्रकोप पर अंकुश लगा दिया। 2014 में अर्थात वर्तमान में कोरोना वायरस, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, जो संपूर्ण विश्व को वर्तमान समय में ग्रसित किया हुआ है और इसमें मनुष्यों की पहचान नहीं की गई थी शुरुआत में। यह जूनोटिक है अर्थात जेनेटिक है। व्यक्तियों के प्रति यह ट्रांसफ़र होती है। जानवर और लोगों के बीच प्राप्त किया जा सकता है इसे। और जानवर में अगर बात करें तो सबसे पहले एक बाघिन को हुआ था, सेकंड में हमारा 2 कैट को हुआ, फिर डॉग को हुआ थर्ड में। इसके संक्रमण के लक्षण की अगर हम बात करें तो बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई, अधिक गंभीर मामलों में निमोनिया, श्वसन सिंड्रोम, गुर्दे की विफलता और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। 90 के दशक के बाद से भारत बड़े प्रकोप देखे हैं
और उन्हीं बड़े प्रकोपों की लिस्ट में वर्तमान में कोविड-19 भी है। उचित स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं की मदद से भारत इन प्रकोपों को समाप्त करते आया है। साथ ही साथ वर्तमान में कोविड-19 के लक्षणों में परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी के साथ हम कह सकते हैं कि महामारी जो भूगोल के समकालीन मुद्दे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हर एक महामारी को याद करना जरूरी है, उसके मुख्य विशेषताओं को याद करना जरूरी है, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को आसानी हो जाए। धन्यवाद।